वन शॉट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। तो तैयार हो जाइए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक एज वेल। सो मॉलिक्यूलर बेसिस, हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रिंसिपल्स पे भी मैंने बात करी वन शॉट्स में, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं इस चैप्टर के वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट सबसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ये कहता है, नेचर ऑफ द प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड culminating in the realization that DNA is the genetic material, at least for the majority of organisms, right? इसको मतलब almost 100 years लगे इस वर्क को कंप्लीट होने में। So deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA are the two types of nucleic acids found in the living system. DNA acts as a genetic material in most of the organisms. Functions, but RNA का क्या है? It functions as adapter, structural, and in some cases as a catalytic molecules. Genetic code that determines the sequence of amino acids in proteins, the process of protein synthesis, translation, and elementary basis of the regulation. ये सब इस चैप्टर में हम कंप्लीट करने वाले हैं, right? So complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. So let's understand the structure of the most interesting molecule in the living system, that is the DNA. In subsequent sections, we will understand that why it is the most abundant genetic material, what its relationship with RNA. So let's start. So here the DNA and structure of the polynucleotide chain, a DNA. So it is the यहाँ पर हम देख सकते हैं Frederick Misher in 1869 proved DNA is an acidic substance in the nucleus. It's a long polymer of deoxyribonucleotides. The length of the DNA is defined as a number of nucleotides or a pair of nucleotide referred to as a base pair present in it. It is the characteristics of an organism. Bacteriophage में कितना होगा? Phage 174 में है 5386 nucleotides. Bacteriophage lambda में 48,502 base pairs. E. coli में 4.6 into 10 to the power 6 base pairs. Haploid content of human DNA कितना है? 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. So ये diploid हुआ. Next, क्या है उसके contents? What are the various contents? It has is a nucleotide में 3 components होते हैं, a nitrogenous base, a pentose sugar, and a phosphate group, right? So uracil is present in RNA in the place of thymine, remember, and a nitrogenous base is linked to the OH of 1' carbon pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside. So यहाँ पर we will see all the categories of the combinations. So यहाँ पर हम देख सकते हैं nucleoside यानी कि नाइट्रोजन बेसिस जो प्यूरीन और पैरामिडीन्स हैं, देयर आर 2 केसेस, एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन इज साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल. तो न्यूक्लियोसाइड ऐसे याद रख सकते हैं, साइड में लगा है शुगर. प्लीज इसकी डिटेल्स के लिए आप मेरे वन शॉट यूनिट नंबर 3 देख सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर. सो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर जिसमें है एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटेडीन एंड यूरिडीन. और जब उसी के साथ साइट के न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट जोड़ें तो मैंने ऐसे लर्न करवाया कि टाइटली लगा फॉस्फेट तो टाइट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड के साथ टाइटली लगा फॉस्फेट तो टी आ गया न्यूक्लियोटाइड. वो है डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी, अच्छा सॉरी इसमें न्यूक्लियोडिलिक एसिड, ये हमारा सॉरी मैंने इसको ये नाइट्रोजन में न्यूक्लियोसाइड में, दिस इज व्हेन द राइबोज शुगर इज देयर, ये तब के हैं न्यूक्लियोसाइड्स. और ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ इन द डीएनए एज अ न्यूक्लियोसाइड. सो इट इज डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटेडीन, डीऑक्सी थायमिडीन, राइट. फॉस्फेट जोड़ने के बाद इनके नाम और चेंज रहेंगे, दैट इज डीऑक्सी एडेनोलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानोलिक एसिड, डीऑक्सी साइटेडिलिक एसिड, डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड. और यहाँ पे एडेनोलिक एसिड, ग्वानोलिक एसिड, साइटेडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड. तो वो डीलिक DYLIC एज अ सफिक्स आपको लगाना है.
तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए विथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। जैसे ये फॉस्फेट है, ये फर्स्ट जो है यहाँ पे 5 प्राइम में फॉस्फेट फ्री है, उसका थर्ड में OH फ्री है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन कंटिन्यूस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी पैरल स्ट्रैंड जिसमें यहाँ पर 3 प्राइम है OH और यहाँ पे फॉस्फेट है राइट 5 प्राइम पर। सो बेस प्रोजेक्टिंग इनसाइड एंड द बेस पेयरिंग इज विद हाइड्रोजन, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बेसिस बनते हैं। C और G 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है, मतलब बॉन्डिंग कर रहा है, और T विद A 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कर रहा है। ठीक है, इसके इनके बीच में जो गैप है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं इसको। पिच कितना है डीएनए का? 340 नैनोमीटर। सो इट इज एंटी पैरल क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है यूरेसिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थाइमीन। थाइमीन कौन सा मॉडिफाइड वर्जन है? इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूरेसिल, इट इज 5 मिथाइल यूरेसिल इज थाइमीन। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? बाय फ्रांसिस क्रिक, डीएनए अगर अपनी कॉपी खुद बनाता है दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए कोड होता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन होता है दैट इज ट्रांसलेशन। अगर आरएनए से डीएनए दोबारा बनेगा दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। हाउ इज अ लिंक्ड, हाउ इज अ शुगर लिंक्ड? शुगर कैसे लिंक्ड है विद द यू नो दैट नाइट्रोजन बेसिस के साथ, दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देन वी कैन सी हेयर, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स भी किए हैं। द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट, एंड this we have discussed already. Due to technical limitations in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained it is elusive for a very long period of time. So here in 1953 जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक ने इनको एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने मशीनरी किसकी यूज़ की? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा उन्होंने यूज़ किया विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिक विल्किंसन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। उन्होंने इसलिए दे हैव शेयर्ड अ नोबेल प्राइज। वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रपोजिशन वॉज बेस पेयरिंग, complementary ATGC base pairing between the two strands of the polynucleotide chain. However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff. उन्होंने Chargaff's rule दिया कि A plus D जितने भी हैं upon C plus G is always a constant. So purine upon pyrimidine is equal to 1. बेस पेयरिंग क्या कॉन्फर करता है? बेस पेयरिंग कॉन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी to the polynucleotide chains. They are said to be complementary to each other. Therefore, if the sequence of the bases in one strand is known, then the sequence in the other strand can be predicted. In each strand from a DNA, let us call it as a parental DNA, acts as a template for synthesis of a new strand. मतलब एक टेम्पलेट पेरेंट से, एक डीएनए है वो सेपरेट हुआ, एक टेम्पलेट एक्ट्स एज अ पेरेंट जिससे एक और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ग्रो करती है जिसको हम डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं. सो दैट इज डॉटर डीएनए. They produce would be identical to the parent DNA molecule. Because of this, the genetic implications of the structure of DNA becomes very clear. So what are the features? A double helix structure, anti-parallel polarity है. It means the chain has a polarity 5' to 3' or other than 3' to 5'. The base and the two strands are paired through hydrogen bonds, as I discussed, ATGC. So always purine comes opposite to a pyrimidine. This generates approx uniform distance between the two strands of the helix. ये uniform distance के लिए ये वाला reason है, ये आपको ध्यान रखना है, right? Two chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometer. A nanometer is 1 billionth of a meter, that is 10 to the power minus 9 meters. And there are roughly 10 base pairs in one complete turn. So the distance between a base pair and a helix is approx 0.34 nanometer. तो इससे हम लोग numericals करते हैं base, how many bases are present if length is given and vice versa. The plane of one pair
base stacks over the other in a double helix. This in addition to hydrogen bonds confers stability of the helical structure. आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये हेलिकल स्टेबिलिटी की बात इसकी वजह से है, एडिशन हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टैकिंग, और यहाँ पर कि उसका डायमीटर यूनिफॉर्म क्यों है, दैट इज अनदर थिंग. सो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दिस थिंग. इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, यूनिफॉर्म डिस्टेंस, राइट. सो दैट इज देयर. क्लियर है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट the proposition of the double helix structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. So this is how the central dogma, in the meantime central dogma भी आ गया. पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इतना लॉन्ग चेन 2.2 मीटर्स का कैसे होगा मैनेज. सो इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए. सो कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस, right? So that is some viruses may reverse, that is reverse transcription. So here it is, the length of the DNA is 6.6 into 10 to the power 9 base pairs, which is the diploid part, and into 0.34 into 10 to the power minus 9 meter per base pair, approx 2.2 meter आता है. ठीक है. Yes, in prokaryotes such as E. coli, though they do not have a defined nucleus, DNA is not scattered throughout the cell. DNA being negatively charged is held with some proteins that have positive charges in a region termed as nucleotide. So DNA has negatively charged because of the phosphate group. It is acidic because of the phosphate group. So DNA in nucleoid is organized in large loops held by proteins. लेकिन यूकैरियोट्स में there is a set of positively charged basic proteins called histones. A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids residues with charged side chains. So histones are rich in the basic amino acid residues. Lysine and arginine, both the amino acid residues carry positive charges in their side chains. So histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamers. So this is a histone octamer. You can see here core of histone molecule. This is the DNA. This is H1 histones, easily removable. ये histone octamer है. It is made of basic proteins lysine and arginine. Nucleosomes क्या है? What is a nucleosome? The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamers to form a structure. उसको nucleosome कहते हैं. अच्छा, एक nucleosome के रैप में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स स्टेबल रहता है. न्यूक्लियोसोम क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस. इसको हम क्रोमैटिन भी कहते हैं. न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिपीटिंग यूनिट, दैट इज क्रोमैटिन. वो थ्रेड लाइक है, स्टेन्ड कलर्ड बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियोसोम को अगर हम क्रोमैटिन में फॉर्म में देखें, इन क्रोमैटिन बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा लगता है अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, ये डॉट 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 बीड लाइक्स. ठीक है, तो इट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर. So it is more condensed at metaphase stage. Further compaction needs non-histone proteins. NHC, non-histone chromosomal proteins. ये एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो क्रोमैटिन को स्टेबल रखते हैं. पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट अ हायर लेवल्स, उसके लिए हमें एक और एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स की जरूरत डीएनए को पड़ती है. तब जाके एक इतना लंबा फाइबर डीएनए का, वो भी एक क्रोमोसोम्स में. ठीक है, तो अब आप सोचो वी हैव 46 क्रोमोसोम इन अ न्यूक्लियस, वो भी न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड. सेल में भी न्यूक्लियस के अंदर 46 डीएनए के धागे, थ्रेड्स 2.2 मीटर, उसको कॉम्पैक्ट करके रखना है. तो वो इसी तरीके से होते हैं. सुपर कॉइलिंग होती है. इट इज़ अ सुपर कॉइलिंग. जैसे ये हेलिक्स, फिर कॉइल हुआ, कॉइल होते हुए फिर कॉइल हुआ, सोलेनॉइड फॉर्म, एंड फर्दर सेकेंडरी कंडेंसेशन. So in a typical nucleus, some regions of the chromatin are loosely packed and stains light. उसको light staining मिलती है. उसको ह्यू क्रोमैटिन कहते हैं. ये एक्टिव जीन्स का पार्ट है जो करंटली आपकी बॉडी में जीन एक्सप्रेशन करके दे रहा है. इसके कॉन्ट्ररी में हम बात करते हैं डेंसली पैक्ड जो है डार्क रीजन, वो हेट्रोक्रोमैटिन है. वो इनएक्टिव है, जिसमें इंट्रॉन्स हैं, इनएक्टिव जीन्स जो कभी पूर्वजों में थे.
इनहेरिटेड होते गए लेकिन अब वो एक्सप्रेस नहीं होते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक से कैसे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट हुआ, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस, फेलियर्स, अचीवमेंट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स के साथ, क्रिटिक्स के साथ, साइंटिस्ट के कितने सारे साल लगे एक डीएनए को कंफर्म करने में कि ये जेनेटिक मटेरियल है। सो लेट्स चेक आउट दोज एक्सपेरिमेंट्स। और इसमें है सबसे पहले सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय ग्रिफिथ। सो ग्रिफिथ व्हाट ही डिड, सो discovery of nuclein by Mischer and the proposition for principles of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA acts as genetic material took long to be discovered and proven. 1926 में the quest यानी एक जिज्ञासा to determine the mechanism for genetic inheritance has reached to molecular levels, माने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan and numerous other scientists ने क्या किया, they have narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of most of the cells. So transforming principle 1928 by Frederick Griffith ये स्टार्ट हुआ था एंड इसमें बेसिकली ही वाज, उन्होंने देखा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैज चेंज इन फिजिकल फॉर्म, नॉट केमिकल, जेनेटिक, फिजिकल फॉर्म. सो व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनोकोकस जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी एस while others produce rough R. So this is because the S strain bacteria have a mucus polysaccharide coat while R strain does not have it. So let's see the options. उन्होंने क्या किया, they have mucus polysaccharide coat. So S strain smooth है, virulent मतलब जो बीमारी करता है, निमोनिया कॉज करता है, उसको माइस में इंजेक्ट किया, माइस मर गया. R strain rough, non-virulent, inject into mice, mice lives, healthy है. Griffith was able to kill bacteria by heating them. तो उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल किया, इंजेक्ट माइस लिव. अब उन्होंने कॉम्बिनेशन लिया इन दोनों का जिसमें माइस लिव था, माइस लिव की कॉम्बिनेशन को जब उन्होंने प्लस ऐड कर दिया, इंजेक्ट किया माइस में, तो ही थॉट कि माइस विल लिव, माइस डाइड. सो दैट्स हाउ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ तो हुआ है. और माइस की बॉडी में क्या मिला, रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट. सो जेनेटिक मटेरियल उस हीट से भी ऑल्टर्ड नहीं हुआ. तो अब उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था ये उनको नहीं पता था. आफ्टर 10 years or so there were other groups of scientists who did the same repetition of the experiment and उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 बायोपॉलीमर्स जो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं उन सबको प्रूव किया एक एक करके कि रूल आउट मेथड यूज़ किए, उनके एंजाइम्स यूज़ किए. प्रोटीन अगर होगा तो उन्होंने प्रोटीन एंजाइम डाला, प्रोटीएजेस, ताकि प्रोटीन डैमेज करके देखा उन्होंने. डीएनए डैमेज किया, आरएनए से आरएनए डैमेज किया, डीएनए एंजाइम से डीएनए डैमेज किया, और कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज से कार्ब्स डैमेज किया, चेक करने के लिए कि कौन सा बायोपॉलीमर के डैमेज होने के बाद माइस लिव्स. सो लेट्स सी दैट. तो उस केस में दिस इज नोन एज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो मोस्टली प्रोटीन पे जा रहा था सारा शक बिफोर 1933 एंड 244 में 10 साल के गैप में. प्रायर टू वर्क ऑफ आइवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी इन दिस रेंज, जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी अ प्रोटीन उनसे पहले, लेकिन दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. उन्होंने किया क्या, so what they did, so let's see this particular thing. Heat killed S strain bacteria में proteins added in inactive protein to inactivate the protein. S strain with no protein mixed with live R strain, so R strain gets transformed into deadly S strain. Protein is not the transforming factor, that's a conclusion, right? So here ये हमने देखा. Next हम क्या देखते हैं, इसके अलावा RNA is added to inactive RNA. S strain with no RNA mixed with live R strain. So R strain gets transformed into deadly S strain. So RNA is not the transforming factor. Then DNA is added to inactive DNA. S strain with no DNA mixed with live R strain. So R strain does not get transformed. So DNA is a transforming factor. So like this. Okay? So here we see that. So they concluded that DNA is the hereditary material, but not all biologists were convinced.
सो दैट इज अ रीजन हेयर. नेक्स्ट अब आता है 1952 का फेमस हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज क्यों लिया, जो हमें डिटेल वीडियो में बताते हैं कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जिसमें दो ही बायोपॉलिमर्स है, जिनमें सबसे ज़्यादा डाउट था. रूल आउट हुआ कार्ब्स, रूल आउट हो गया लिपिड्स. तो जो डीएनए और प्रोटीन में बीच में जो था कि भाई इन दोनों के बीच में क्वेश्चन आ रहा है कि मे बी दे आर द वंस. बैक्टीरियोफेज इज ओनली दीज टू. और डीएनए और प्रोटीन में एक ही केमिकल का डिफरेंस है, फॉस्फोरस एंड सल्फर. बाकी दोनों में CH, O और N कॉमन है. सल्फर और फॉस्फोरस का डिफरेंस है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो है ही, ठीक है, बट सल्फर और फॉस्फोरस का डिफरेंस है. तो इन दोनों को रेडियो एक्टिव कर दिया अलग अलग स्ट्रेन्स में. सो लेट्स चेक. यहाँ पर बैक्टीरियोफेजेस हैं. दिस इज द बैक्टीरियोफेज अलाउड टू अटैच टू इकोलाई. इसमें जो फर्स्ट ये बैक्टीरियोफेज है ये रेडियो एक्टिव S35 लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल में है, और सेकेंड में रेडियो एक्टिव इट इज़ फॉस्फोरस 32 लेबल्ड DNA इन 2 डिफरेंट कल्चर मीडियम. दोनों अलग अलग कल्चर में है. फर्स्ट में इन्फेक्शन अलाउ किया, फिर उसको ब्लेंडिंग किया. ब्लेंड इसलिए इसको ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. इसमें ब्लेंडर यूज हुआ है सो दैट एनवेलप्स कैन सेग्रीगेट. और अब इसमें अंदर मटेरियल चला गया है. नाउ दे वांट टू सी सेंट्रिफिकेशन से कि सुपरनेटेंट और पेलेट को जब चेक किया तो रेडियो एक्टिविटी किस में आई. फर्स्ट केस में नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन द सेल. सेल में नहीं था, पेलेट में. सुपरनेटेंट में था रेडियो एक्टिविटी. एंड इस वाले केस में, सेकेंड केस में, रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन द सेल्स. पेलेट्स हैवी था, पेलेट में इन्होंने डीएनए में हैवी रेडियो एक्टिव देखा, और सुपरनेटेंट बिल्कुल नो डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी. सो प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया, इट मीन्स. सो conclusion, DNA was a genetic material unequivocal proof. Next, DNA versus RNA. So let's see that part also. DNA versus RNA के अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं. Some viruses, RNA is a genetic material. Tobacco, mosaic viruses, QB, bacteriophage, etc. So answer to some of the questions such as why DNA is a predominant genetic material, whereas RNA performs dynamic functions of messenger and adapter has to be found from the differences between chemical structures of the 2 nucleic acid molecules. ये एक इतना स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल क्यों है. सो लेट्स सी. DNA और RNA वर्सेस मस्ट फुलफिल. यूजुअली क्या क्राइटेरियाज होते हैं अच्छे जेनेटिक मटेरियल के लिए. मैंने B लिखा है जो दोनों के पास था, और ओनली जो DNA के पास था वो ये है D, सेकेंड. सो इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेशन कर पाए. इट इज इन बोथ. सेकेंड, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली जो डीएनए में है. थर्ड, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन. सो दैट इज, देखो, स्लो चेंजेस डीएनए भी अलाउ करता है, आरएनए, सो बोथ. इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, दैट इज ऑल्सो बोथ. So property of DNA, RNA and proteins में replication, then chemical and structural stability, ability to mutate, Mendelian form of expression of characters, सब कुछ DNA में था. RNA does not replicate independently completely, but बाकी 2 features हैं. प्रोटीन में बस यही है, structural stability. Next. So, because of the rule of base pairing and complementarity, both the nucleic acids, DNA and RNA, have the ability to direct their duplications. The other molecules in the living system, such as proteins, fail to fulfill first criteria itself. So, genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle. जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना पड़ेगा. ये नहीं कि आज हम जुवेनाइल हैं, बच्चे हैं, फिर एडल्ट हुए, फिर एजिंग हो गई है तो डीएनए भी बदल रहा है. डीएनए एज के हिसाब से एज इट इज़ रहे लाइफ साइकिल में. एज विथ चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो स्टेबल रहे. स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज वेरी एविडेंट ग्रिफिथ्स के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कि हाई हीट के किल्ड के बाद भी वो स्टेबल था. Heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic
material. So it can be easily explained in light of the DNA that the two strands being complementary, if separated by heating, come together again. तो उसको DNA denaturation कहते हैं. बायोटेक में हम इसका यूज करते हैं. हाई हीट PCR में DNA denatured, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स अलग हुए, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स की कॉपी बनी एंड दोबारा साइकिल स्टार्ट्स. सो दिस इज वॉट व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड वो दोबारा रिकॉइल हो सकता है DNA. So 2' OH group present at every nucleotide in RNA is reactive group, makes the RNA labile and easily degradable. ये उसका molecular problem है RNA का. RNA is also now known to be catalytic. इसको क्यों catalytic कहते हैं? इसलिए तो वो reactive है क्योंकि catalyst has to be very active to attach and make the some reactions occur. DNA chemical is less reactive and structurally more stable when compared to RNA. So therefore among the two nucleic acids the DNA is a better genetic material. RNA वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो RNA वर्ल्ड में हम यहाँ पे देखेंगे कि रेप्लिकेशन स्कीम है ये RNA वर्ल्ड में. RNA वर्ल्ड में ये रेप्लिकेशन स्कीम नहीं कंसिडर करेंगे. RNA वर्ल्ड हमारा पैराग्राफ यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि वाई इनिशियली जो एवोल्यूशन था वो RNA से हुआ है, फिर बाद में वो स्टेबल होके डबल स्ट्रैंड हुआ, उसमें म्यूटेशंस हुई, चेंजेस, और वो DNA बना. सो इनिशियली लाइफ में रिट्रोवायरसेस की प्रेजेंस हम देखते हैं. सो दैट इज वाई वी से दैट वाई इट वाज अ RNA वर्ल्ड एंड इट इज स्टिल एन RNA वर्ल्ड. क्योंकि आज भी DNA को अगर प्रोटीन बनाना है तो उसको कहाँ से शुरू करना है? mRNA. फिर राइबोसोमल RNA ऑलरेडी उसके स्ट्रक्चर में है, न्यूक्लियस, एंड देन कम्स दी, एंड राइबोसोम्स में भी है वो, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड देन tRNA, ट्रांसफर RNA अभी हम देखने वाले ना. तो उन सभी का RNA से लिंक है. DNA बिना RNA के ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है. तो इसलिए कहते हैं RNA आज भी एज अ कैटलिस्ट, एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल बहुत इफेक्टिव है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये सारे असर्शन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़, तो इसलिए ये लाइन देखिए, द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व्ड अराउंड RNA. So indicates that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is better. So RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest essential life processes such as metabolism, translation, splicing, etc. evolved around RNA. RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications that makes it more stable. DNA being double-stranded and having complementary strand further resists changes by evolving a process of repair. So for storage it is DNA, for transmission it is RNA. Next, yes, so replication scheme में in 1953 Watson and Crick model for semi-conservative DNA replication model was provided, and उसमें replication होता है, parental strand acts as a template. So we see that how it is done. इसके लिए we have this entire process of DNA duplication, DNA replication. उसके बाद हम Michelson and Thales experiment पढ़ेंगे because that is a better way. Experiment पहले भी mentioned है, but let's first understand the process, then its experimental proof. Next is, so the machineries and the enzymes for DNA replication. So DNA replication में main enzyme जो DNA dependent है, क्योंकि उसने DNA के टेम्पलेट को रीडायरेक्ट करना है, वो DNA polymerase. Since it is highly efficient, it has a high degree of accuracy and it is highly expensive because ये energy बहुत consume करेगा, ATP. So it is able to, क्यों उसको highly efficient enzyme बोलते हैं, they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time.
E. coli that has only 4.6 into 10^6 base pairs, compared with the human whose diploid content is 6.6 into 10^9 base pairs. Completes the process of replication within 18 minutes. That means the average rate of polymerization has to be approx 2000 base pair per second. So not only do these polymers have to be fast, they also have to be accurate. High degree of accuracy, when many mistake is mutation. So mistake during replication would result into mutations. And it is very expensive energetically. Deoxyribonucleotide triphosphate, यानी जो उसका न्यूक्लियोटाइड है उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा ATP. दे सर्व डुअल पर्पस, वैसे क्योंकि ये चार्ज्ड फॉर्म में रहेगा तो जब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे तो ATP यूज होता है. इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, they provide energy for polymerization. So reaction, the two terminal phosphates in a deoxynucleotide triphosphates are high energy phosphates, same as in the case of ATP. तो न्यूक्लियोटाइड्स खुद बेस पेयर्स ही अपना एनर्जी का बैकअप रखते हैं. नेक्स्ट, अब since the two strands of the DNA cannot be separated entire length because it's a very expensive process, high energy is required, तो उसको छोटे छोटे फोक्स में खोलते हैं. द रेप्लिकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द DNA हेलिक्स, जिसको रेप्लिकेशन फोक कहा जाता है. द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेजेस catalyze polymerization only in one direction, that is 5' to 3'. This creates some additional complications at the replication fork. On one strand, the template with polarity of 3' to 5', the replication is continuous क्योंकि उसमें 3' end free है तो वो continuous उसमें polynucleotide लगता जाएगा. DNA का extension बच्चों याद रखना 3' है क्योंकि उसमें OH ग्रुप है. That from there the diester bond is possible. ठीक है, 5' मतलब 3' OH से स्टार्ट होगा. सो 5' से शुरू होगा, सो 5' to 3'. एंड लेकिन जो दूसरा टेम्पलेट है वो एंटी पैरल होने की वजह से दूसरा टेम्पलेट एंटी पैरल है. तो जहाँ से ये सपोज अगर ये 5' है तो ये 3' और ये 5', तो ये तो डिसकंटिन्यूस बनेगा ना. ये 3' ये डिसकंटिन्यूस है, फिर ये ओपन होगा, यहाँ 3' है तो ये छोटे छोटे पीसेस से बनेगा. यहाँ पर इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. सो द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 5' to 3' इज डिसकंटिन्यूस and it synthesizes fragments are later joined. इनको join किया जाता है enzyme DNA ligase से join किया जाता है. DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication. So कैसे ही होगा start? तो replication does not initiate randomly कहीं पे भी in the DNA. It is a definite region in the E. coli DNA where the replication originates. उसको origin of replication भी कहते हैं. It is the requirement of the origin of replication. A piece of DNA if needed to be propagated during recombinant DNA procedure. इसीलिए जब हम वेक्टर PBR 322 में भी देखते हैं कि देर इज अ बायोटेक के अंदर, तो ऑराई में ही वो अटैच होगा हमारा डिजायर्ड जीन, सो दैट देर इज अ श्योर शॉट कि वो भी रेप्लिकेट होगा विद द प्लाज्मिड. सो दैट इज व्हाट यहाँ पे भी ये बात कह रहे हैं कि वेक्टर्स प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. कब होता है प्रोसेस? यूकैरियोट्स में. द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, एंड द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए and cell division should be highly coordinated. A failure in cell division after DNA replication वो क्या रिजल्ट करता है, जो हमने अभी ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ा, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन. पॉलीप्लॉइड मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एनॉमली, एक्स्ट्रा जीनोम. सो दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन एनिमल वर्ल्ड. तो यहाँ हम देख सकते हैं एक पूरा सिनॉप्सिस, एक फ्लोचार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जहाँ पे ये 5' या 3', दिस इज ड्यूरिंग एस फेज. ये है कंटिन्यूस सिंथेसिस 5' to 3' ओनली. ये टेम्पलेट डीएनए पेरेंटल दोनों ही टेम्पलेट है, ब्लू वाले और रेड वाले नए बन रहे हैं. ये कंटिन्यूस सिंथेसिस है, ये डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस है, joined by DNA ligase later, and this is how the strands forms. So uncoiling of DNA helix, unwinding of DNA strands. उसके बाद complementary H bond formation जो बनता है वो भी उसको रोका जाता है बाय गायरेज. देन प्राइमर्स ऐड होंगे ओपन एंड्स पर, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन्स,
है ये प्राइमेज एंजाइम विल हेल्प टू ऐड द प्राइमर्स, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बिगिंस फ्रॉम देयर, डीएनए की लेंथ इंक्रीज होगी, पॉलीमराइजेशन यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि जब तक डीएनए की टेम्पलेट काम करती है और उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री कोई स्ट्रैंड बन रहा है तो हम उस एंजाइम के लिए बोलेंगे कि वो डीएनए पे डिपेंडेंट है. सो इलोंगेशन होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस दो चेन्स बनेंगे, लाइगेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स यूजिंग लाइगेज एंजाइम. सो दैट इज अबाउट दी दिस पर्टिकुलर प्रोसेस डीएनए डुप्लीकेशन. अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखने जा रहे हैं. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किस में था? इट हैज नॉट escaped our notice as per Crick has said. Watson and Crick in 1953 में उन्होंने कमेंट दिया, इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आर नोटिस, हमने नोटिस किया है. वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल. इसका मतलब इसी तरह से किसी पर्टिकुलर पैटर्न में ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ATGC अपने आप को फिक्स्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर में रखते हैं, तो इनका टेम्पलेट भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में रेडी होता है. So Michelson and Thales, they grew E. coli in an isotopic medium, heavy isotope of nitrogen, transferred the cells to normal medium, then N14 is a normal, N15 was a heavy nitrogen. Heavy DNA is distinguished from the normal DNA by centrifugation in CSCl density gradient. Ammonium chloride was the source for the nitrogen. So it is in 1958 Michelson and Thales performed the experiment as a proof that it is the genetic material, the DNA जो duplication है, that is semi-conservative in nature, right? So what is a medium? They grew the E. coli in which medium? Ammonium chloride. Starting में N15 heavy लिया many generations तक. उससे N15 was incorporated into newly synthesized DNA. फिर उन्होंने इसको क्या किया? Later heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation, जिसको cesium chloride density gradient में रखा because it is highly sensitive as a gradient. थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर वेट का तो वो बैंड्स अलग शो करता है, इसलिए सीशियम क्लोराइड इज हाईली सेंसिटिव फॉर डिफरेंसेस इन द डेंसिटी, तो उसी को एज अ मीडियम लिया इन सेंट्रिफिकेशन. N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रिमेंबर इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटीज. मतलब इसको आपको हर्षे से देखना है, वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी थी, यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंसेस देख रहे हैं. सीशियम क्लोराइड के अंदर मीडियम में ग्रेडियंट आ जाता है. So then they transferred the cells into a medium with normal ammonium chloride and took sample at various definite time intervals. As the cell multiplied after 20 minutes, E. coli tha, and extracted the DNA that remained as double-stranded helix. So the various samples were separated independently on cesium chloride gradients to measure the densities of the DNA. So what will happen now? तो डेफिनेटली जब मीडियम फ्लो कर रहा है डेंसिटी में, तो यहाँ पर है हैवी वाले settle downs and the lighter will the supernatant. DNA that was extracted from the culture one generation transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, क्योंकि ये E. coli का division time है, ठीक है. So it had a hybrid or intermediate densities. So first generation was 100% heavy, second generation 100% hybrids, third generations 50-50 hybrid and heavy and so on. लेकिन so on वाला medium जो हर 20 मिनट्स के बाद था generation 4-5 onwards, उसमें percentage of lighter जो था the N14 medium, the lighter versions जो generation थी वो बढ़ती जा रही है percentage, और gradually hybrids की कम होती जाती है. So here you can see that for numerical always after 60 minutes light DNA molecule is formed. Remember this thing. And ये only source of nitrogen for many generations. Gravitational force में ये band बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है नीचे pellet पर. Hybrid थोड़ा सा बीच में आया और light version ऊपर यहाँ पे. Hybrid तो always exist. So density gradient by CSCl 1958 में ये separation वाला technique use हुआ है. So hybrids, and then 40 minutes के बाद we get this generation 2 and so on. Generation 2 50% hybrids and 50%
पेरेंटल हैवी डीएनए, सो उसके बाद से वो रेशो में ये हाइब्रिड्स लेस हो जाएगा और ये प्योर वाला बढ़ता रहेगा. हाइब्रिड एंड लाइट वर्जन का 50-50 है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज full length of a DNA as a segment and one strand only. रेप्लिकेशन, उसकी भी रेप्लिका बनेगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा एक डीएनए के टेम्पलेट का, दूसरा वाला पार्ट नहीं लेगा. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आरएनए, mRNA, दैट इज मैसेंजर आरएनए, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन होगा अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे पूछते हैं. तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री थिंग आपको याद रखना है, वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स. सो इसीलिए कभी भी दोनों डीएनए इसमें नहीं एमआरएनए साइमल्टेनियसली बनाते हैं, वरना दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी. द 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ प्रोड्यूस हो जाए साइमल्टेनियसली would be complementary to each other, hence would form a double stranded RNA. This would prevent RNA from being translated into proteins and the exercise of transcription would become a futile one. इसी को ही deliberately हम यूनिट नंबर 9 में पढ़ेंगे. बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में RNAi यानी साइलेंस, RNA साइलेंस जब होता है वो इसी मैकेनिज्म से होगा फॉर द टबैको. यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या मशीन, क्या क्या यूज होगा. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. तो डीएनए यूनिट इज डिफाइंड प्राइमरी बाय द 3 रीजन्स इसमें होते हैं, अ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर. सो दैट इज देयर. सो डीएनए डिपेंडेंट इसमें जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि आरएनए बनना है तो इट इज़ एमआरएनए. तो जो एंजाइम है वो भी डीएनए डिपेंडेंट है, क्योंकि वो डीएनए के टेम्पलेट से ही अपना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है, पॉलीमर. तो वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ पर, जो कैटलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन 5' to 3', क्योंकि 3' पे एक्सटेंशन होगा. द स्टैंड दैट हैज़ अ पोलैरिटी 3' to 5', तो 3' पे प्राइमर आके लगेगा. एक्ट्स एज अ टेम्पलेट एंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. मतलब यहाँ पे पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर वो 3' पे लगेगा, राइट. सो हेयर एंड व्हाट अबाउट द अदर स्ट्रैंड, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है तो उसका दूसरा स्ट्रैंड क्या करेगा. The other strand which has a polarity 5' to 3' in the DNA, the sequence is same as RNA except thymine की जगह यूरेसिल है, वो displace हो जाएगा during transcription. वो displaced, याद रखना है आपको, वो displaced है during transcription, वो display. So इससे क्या होगा? displayed during transcription, right? So strangely this strand, तब भी इसको क्या बोलते हैं? does not code for anything, उसी को coding strand कहते हैं. और पोलैरिटी जब हम मेंशन करते हैं तो वो विद रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड करते हैं. तो ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड. आप इसको देखिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड. सो कैन यू इमेजिन दिस? व्हाट इज द डिफरेंस हियर? यस, सो व्हाट इज हियर? आप देख सकते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड. सो नाउ वी कैन एबल टू डू द, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गेस कर सकते हैं हम सेंस और एंटीसेंस का. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जहाँ पे प्रमोटर है. प्रमोटर इज अटैच, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट्स. स्ट्रक्चरल जीन ये पूरा जो कवर होगा, जो एमआरएनए बताएगा, एंड एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी हैं अटैच्ड. और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो रीड आउट होगा, एमआरएनए बनेगा इस तरह, और कोडिंग स्ट्रैंड कुछ नहीं करेगा, डिस्प्ले. सो दिस इज अपस्ट्रीम, दिस इज डाउनस्ट्रीम. 3' इज डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम 5' रीजन को बोलते हैं, और इसमें एक टर्मिनेटर है. ठीक है. सो एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड और एमआरएनए का सेम होता है कोडिंग स्ट्रैंड, बस आपको ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज कि कौन सा फैक्टर इसमें हेल्प करता है. तो इसमें सिग्मा फैक्टर हेल्प करेगा आरएनए पॉलीमरेज को एज अ को फैक्टर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन. एंड देन इनिशिएशन है, एलोंगेशन आरएनए पॉल कंटिन्यू कर रहा है, और उसके बाद टर्मिनेशन पॉइंट आने तक वहाँ पे रो फैक्टर ऐड हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू डिटैच देम. आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा डीएनए से. सो ये है एक नेसेंट आरएनए, और ये क्या है? नेसेंट आरएनए. इट फॉल्स ऑफ लीडिंग टू टर्मिनेशन.
ठीक है, अब एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या हेल्प कर रहा है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इज हेल्पिंग फॉर एज अ सबस्ट्रेट, ठीक है, एंड देन इट इज ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एज वेल एज इलोंगेशन, 3 चीजों में हेल्प कर रहा है। यहां पर हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द आरएनए। आरएनए जब बनता है, रॉ आरएनए जब बनता है तो उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा प्रोटीन बनाते टाइम, इसीलिए उसको हटाना ज़रूरी है। तो 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। तो कैपिंग में कैसे याद रखें, 5 प्राइम पे ग्वानिन की कैपिंग होती है, ग्वाइनोसिन ऐड होता है, तो गोवा में कैप 5 रुपए की है, तो यू कैन रिमेंबर। और पॉली ए टेल, उसमें एडेनिलिक ऐसे पॉली ए टेल होती है ऑपोजिट इन द 5 प्राइम। और आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाती है बाय राइबोजाइम्स एंड दे आर रिमूविंग दिस पर्टिकुलर आरएनए का जो इंट्रॉन्स पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। इट इज पॉली एडेनिलेशन टेल। 200 से 300 रेसिड्यूज बनते हैं पॉली ए में। पॉली ए की टेल बनती है 5 प्राइम पर, राइट। सो 5 प्राइम पे ग्वानिन की कैपिंग है, 3 प्राइम पर पॉली ए टेलिंग है, एट द पॉली एडेनिलेशन कहते हैं इसको, टेलिंग, एंड देन इट फॉर्म्स द फाइनल दिस थिंग मैसेंजर आरएनए एंड इट इज आउट इन द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। इसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोपोर से ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। सो हेयर यहां पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, the terminator is located towards 3' end of the downstream of the coding strand and is usually defines the end of the process of transcription. So there are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter. Next, अब हम पढ़े अ जीन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। देयर इज नो एम्बिग्विटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल also defines a gene. So by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide, the structural gene in a transcriptional unit could be said as monocistronic, mostly in eukaryotes, and polycistronic, mostly in bacteria or prokaryotes. तो eukaryotes में the monocistron structural gene has interrupted coding sequences. Genes in eukaryotes are split. क्यों? क्योंकि उसमें एक्सॉन्स भी और एंट्रॉन्स भी हैं, इसीलिए वो स्प्लिट जीन्स कॉन्सेप्ट रखता है। सो द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स जो एक्चुअली प्रोटीन बना रहा है, एंड एक्सॉन्स आर सेड टू बी दो सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड, किससे इंटरप्टेड होते हैं? बाय इंट्रॉन्स। तो ये इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, जो भी हम देखा स्प्लाइसिंग। Split gene arrangement further complicates the definition of a gene in terms of a DNA segment. So inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence of a structural gene. Sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes, and though these sequences do not code for any RNA or protein, लेकिन फिर भी वो segment का part है तो उनका नाम लिया गया। Now here, RNA polymerase is able to catalyze all the three steps which are initiation, elongation and termination. तो RNA polymerase तीनों steps regulate करता है, और प्रोकैरियोट्स में एक ही सिंगल टाइप का RNA polymerase तीनों तरह के mRNA बना लेता है, mRNA, tRNA, rRNA। यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग mRNAs को बनाने के लिए 3 तरह के RNA polymerase चाहिए, RNA pol 1, pol 2, pol 3। So in that I will come to the next page, वहाँ मैं बता देती हूँ आपको। So the RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. It associates transiently, मतलब short lived एक phase आता है, इसमें initiation factor sigma and termination factor rho जो initiate और terminate करता है transcription को respectively। ठीक है, सिग्मा करता है इनिशिएट और टर्मिनेट करता है रो फैक्टर। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स
ऑल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। इससे आरएनए पॉलीमरेज को हिंट मिलती है कि मैं ये प्रोसेस स्टार्ट करूं या इनिशिएट करूं या टर्मिनेट। इन द बैक्टीरिया, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation take place in the same compartments prokaryotes के अंदर, because उसमें न्यूक्लियोइड है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, so many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. Consequently, the transcription and translation can be coupled in bacteria. उसमें तो mRNA बन रहा है, साथ साथ ही उसमें प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम अटैच हुआ और उस प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू हो गया पॉलीराइबोसोम्स बनके। यूकैरियोट्स में देयर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनल्स। देयर इज अ क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर इन द यूकैरियोट्स। आरएनए पॉल 1 क्या करता है? इट ट्रांसक्राइब्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया, एमआरएनए, टीएनआर, मतलब बैक्टीरिया के तो हमारे इन यूकैरियोट्स इट्स आल्सो देयर। टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज में आरएनए पॉल 1 इट इज 20S, 18S एंड 5.8S आरएनए। आरएनए पॉल 2 mRNA एंड hnRNA। आरएनए पॉल 3 tRNA, 5 srRNA एंड snRNAs। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर RNAs इसका फुल फॉर्म है। तो इनको ये डेवलप करता है। ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन रिमेंबर। नेक्स्ट, ये सारा प्रोसेस हमने समझा दिया आपको। एंड द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम, जिसमें हमारे पूर्वजों के जीन्स हैं एवोल्यूशन से चलते हुए टाइम से, और उसमें वो साइलेंट है। The presence of introns is reminiscent of antiquity, and the process of splicing represents dominance of RNA world. So in recent times, understanding of RNA and RNA dependent processes in the living system has assumed more importance. What is genetic code? Next topic हमारा आता है genetic code. Genetic code, it is change in the nucleic acids where responsible for change in amino acids in proteins. So this leads to proposition of genetic code that could direct the sequence of amino acids during synthesis of proteins. Achha, in very true sense, it required involvement of scientists from several disciplines, physicists, organic chemists, biochemists and geneticists. So let's see यहाँ पे synthesized RNA with defined combination of bases, homopolymers and copolymers, synthesized RNA molecule by Hargobind Khurana. Combination of bases, physicist George Gamow ने बताया, scientist जिसमें involved है मार्शल निरनबर्ग, सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस उन्होंने बताया, सेवरो ओका एंजाइम उन्होंने बताया जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, and how it is involved in this, right? So next we talk about what are the features of this. तो ये जो एंजाइम है Severo-Oka enzyme was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in a template independent manner. So enzymatic synthesis of RNA was done. So let's see what are the features of a triplet codon. So triplet codon के क्या क्या features हो गए? 61 codons which code for amino acids and 3 which codes for stop codons. And they are also ठीक है, so they degenerated. Some amino acids are coded by more than 2 codons. No punctuation, nearly universal except mitochondria and some protozoans. And AUG is methionine start codon codes, and it always starts the protein synthesis. First amino acid methionine है. So this is first position, second position, third position. So UCAG आपको यही याद रखना है कॉम्बिनेशन. यहाँ पे भी U फिर C फिर A और G. यहाँ पे भी 4 बार लिखेंगे तो U फिर C फिर A फिर G, राइट? यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं इस बॉक्स में, और ये मेथ्यूनिन. सो यू कैन सी सो मच ऑफ डीजेनरेसी. थैंक गॉड, तभी तो हम लोग पॉइंट म्यूटेशंस अगर थर्ड पोजीशन पे भी हो जाए तो बच जाते हैं. सो दैट वर्क्स बिकॉज वो सेम अमीनो एसिड रीड करता है. हाँ, लेकिन अगर फर्स्ट या सेकेंड जेनेटिक कोड बेस्ड ट्रिपलेट कोडोन का अगर म्यूटेट होता है
दैट बिकम्स अ बिग डिफिकल्ट. तो म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले इन रिलेशन बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशंस. Effects of large deletions and rearrangement in a segment of DNA are easy to comprehend. It may result in loss or gain of a gene and so a function. Classical example of point mutation is a change of a single base pair in gene for beta globin. Change अभी हम पढ़ के आए sickle cell anemia, right? So here we can see point mutation में कि एक single point mutation है, प्यूरिन से pyrimidine हो गया change या प्यूरिन टू प्यूरिन like that. अब फ्रेम शिफ्ट कौन सा होता है? फ्रेम शिफ्ट में देयर इज एडिशन ऑफ 2 और मोर. जैसे रेड वाले हैं म्यूटेंट, ये एडिशंस है, आ गया या डिलीट हो गया रेगुलर चेन से, तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा ना, 3 कोडोन्स की रीडिंग चेंज हो जाती है. सो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसिस changes the reading frame from the point of insertion or deletion. However, such mutations are referred to as frame shift insertion or deletion mutations. So insertion or deletion of 3 or its multiple bases, insert or delete in 1 or multiple codon, hence 1 or multiple amino acids and reading frame remains unaltered from that point onwards. मतलब डिपेंड करता है कि अगर कहाँ से वो रीडिंग स्टार्ट हो रही है. सपोज हमने रैंडम कुछ भी बनाया ATCG, राइट, तो अगर सॉरी इट्स हैज़ टू बी, हाँ ठीक है. सो हम देख लेंगे अगर mRNA होगा तो यूरैसिल, तो ये ट्रिपलेट कोडोन है, mRNA है तो यूरैसिल लिखना है हमें, प्रोटीन बना रहे हैं ना हम, तो ये 3 हो गया. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज यहाँ पर हमने U और C एक और ऐड कर दिया. सो ऑब्वियसली यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं थी, फर्स्ट सेकेंड में भी कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट हमें AUG रखना चाहिए ना, अगस्त में मेट इन अगस्त, मेथ्यूनिन इन अगस्त. सो ये फर्स्ट, ये मेमोनिक्स आप याद रख सकते हैं. दिस इज फर्स्ट कोडोन. सेकेंड में यहाँ आया तो यहाँ से फ्रेम शिफ्ट चेंज हो गया. तो दिस इज व्हाट हैपन्स. कई बार 2-3 कोडोन तक तो सही चल रहा है अमीनो एसिड, 6-7 पे जाके चेंज हुआ है, जैसे कि आपने सिकल सेल एनीमिया में भी देखा. सो tRNA एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल. tRNA का स्ट्रक्चर इसको हम ऐसे देख सकते हैं. इट इज़ द from the beginning of the proposition of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it with the amino acids, because amino acids has no structural specialities to read the code uniquely. He postulated the presence of adapter molecule. मतलब किसी न किसी को कौन रीड करेगा mRNA को? कोई तो ऐसा है जो mRNA को भी रीड करता है और उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को भी लेके आ रहा है, राइबोसोम RER पे, राइबोसोम्स के यूनिट के साथ. Who is that? So that is tRNA. So postulated की presence of a adapter molecule that would one on hand read the codon और दूसरे हाथ पे वो binding the specific amino acid. So the tRNA is also then also called sRNA, soluble RNA also, याद रखना है, before the genetic code was postulated. So its role as an adapter was assigned much later. So यहाँ पे इसको inverted L shape में बोलते हैं. सॉल्यूबल आरएनए बोला है, स्पेसिफिक टू ईच अमीनो एसिड. हर एक अमीनो एसिड का एक ही tRNA होगा. इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं 3D. तो यहाँ पर ये 3 प्राइम पे अमीनो एसिड्स रखते हैं, ये ऐसे ट्विस्ट हो गया है, ठीक है, और ये tRNA ये इसका एंटी कोडोन है, मतलब जो कोड वो mRNA से पढ़ेगा उसी का एंटी कोडोन ऑलरेडी इसमें है, तो वो उसके हिसाब से मैच करता है, राइट. सो लूप हैविंग बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड. This is amino acid acceptor end 3 prime. ट्रांसलेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि the refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. The order and sequence, final weight क्या प्रोटीन बनेगा. The order and sequence of amino acid are defined by the sequence of bases in the mRNA. अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड जिसको पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी. तो फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड. उनको बोलते हैं अगेन कि आप लोग अपनी अपनी डिलीवरी के साथ ATP खुद लेके जाइए, अपना एनर्जी का इंतजाम खुद करो. सो वो अपने साथ ATP चार्ज होके लेके जाते हैं, ठीक है. सो अपने अपने स्पेसिफिक tRNA से वो अटैच हो जाते हैं. उसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA या अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA टू बिकम मोर स्पेसिफिक. यानी कि tRNA के साथ ATP अटैच्ड
एक्टिवेटेड अमीनो एसिड वो एक्टिवेटेड है. If two such charged tRNAs are brought close enough, formation of a peptide bond between them would be favored energetically. The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. Cellular factory responsible for synthesizing protein is the ribosome. ठीक है? And it is 70S type in prokaryotes, 80S in the eukaryotes. Ribosome consists of structural RNAs and about 80 different proteins. It contains about 80 different proteins, right? So here, in its inactive state, it exists as two subunits, large and small. So small subunit encounters an mRNA, makes a complex joining, उसके लिए joining factor help करेगा. The process of translation of mRNA to protein begins, फिर large subunit भी उस पर आके attach होगा. ठीक है, इससे इसकी बाइंडिंग हो जाएगी. तो पहले ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर बाइंडिंग होगी लार्ज कॉम्प्लेक्स के साथ, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर, राइट, इट इज 5' to 3'. दिस इज mRNA राइबोसोमल सब यूनिट्स. ये स्मॉल सब यूनिट है, ये वाला पार्ट, ये लार्ज सब यूनिट है. एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज बिगनिंग. फर्स्ट इसमें हमेशा स्टार्ट कोडोन से होगा, तो tRNA विल एक्चुअली मेक द स्टार्ट कोडोन सबसे पहले. सो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई जा रही है, कैसे ही ग्रो कर रहा है. फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड नीड्स एनर्जी, तो ये यहाँ से आ रहा है. tRNA इसका एंटीकोडोन है जो रीड करेगा. उसने अपने हिसाब से यहाँ पर एक अमीनो एसिड अटैच किया हुआ है जो इस कोडोन से मैच करता हुआ, जेनेटिक कोड से मैच करता हुआ अमीनो एसिड आ रहा है फ्रॉम द ए साइट अराइवल, जिसको मैं अराइवल बोल रही हूँ. जस्ट टू रिमेंबर कि एक अराइवल है, फिर पार्किंग है, फिर एग्जिट है. तो अराइवल इज अमाइनो एसाइल साइट जहाँ पे वो tRNA आएगा, लैंडिंग करेगा. पी पेप्टाइडल साइट जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में. फिर एग्जिट जहाँ से जैसे ये tRNA इसको यहाँ रखेगा, फिर ये एग्जिट कर जाएगा यहाँ से. सो इट कैन गेट एग्जिट, प्रीवियस वाला एग्जिट होता जाएगा, और ये फ्रेम शिफ्ट होता जाएगा फ्रॉम इन द ट्रिपलेट कोडोन. 3 रीड करेगा. फिर अगला कोडोन वापस ए में कंसाइड करेगा, एंड सो ऑन, जिसको हम एनिमेटेड वर्जन से एक्सप्लेन करते हैं डिटेल क्लासेस. नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं द राइबोसोम्स ऑल्सो एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. 23S rRNA in bacteria is the enzyme ribozyme, जिसे कहते हैं, for the formation of peptide bond. Translational unit in mRNA is a sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG and the stop codon and codes for a polypeptide that are not translated. So mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated regions, UTR. UTRs are present at both 5' पे भी होते हैं, before start codon, 3' end पे after stop codon. So they are required for efficient translation process. Initiation हो गया, binding हो गई, elongation होगा by this is RNA pol, DNA dependent RNA pol. So during this it is the joining. So this is phosphodiester bonds which are joining together. Sorry, that was mRNA उसमें था, तो वो अलग टॉपिक था, इसमें मैं पढ़ा रही हूँ. दिस इज phosphodiester bond की joining है. So during this stage, the complexes composed of an amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon. So ribosomes moves from codon to codon along the mRNA. Amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequences dictated by DNA and represented by mRNA. So who is a dictator? The DNA has dictated its sequence. Who is going to represent mRNA? At the end, a release factor आएगा जो बाइंड करेगा स्टॉप कोडोन से. 3 स्टॉप कोडोन्स है, उसमें से कोई भी, उसके लिए कोई tRNA नहीं है. सो टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द राइबोसोमल सबयूनिट्स, वो डिसोसिएट हो जाता है, mRNA डिसोसिएट हो जाता है, प्रोटीन जो रॉ प्रोटीन बना है स्ट्रैंड, वो भी सेपरेट हो जाएगा. नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसे हम लैक ओपेरॉन कहते हैं. ये मेटाबॉलिक
उस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा. सो जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स. यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी हो सकता है जीन का रेगुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्रोसेसिंग लेवल पे हो सकता है रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग के टाइम पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, या फिर ट्रांसलेशन लेवल पे भी हो सकता है. तो 4 लेवल्स पे हो सकते हैं. तो ये लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, जिसमें ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है. यहाँ पर दिस इज मोस्टली द ऑपरेटर इज एडजेसेंट टू दी प्रमोटर, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है. और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, जो 3 अलग अलग एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं. दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस. फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है जब एब्सेंस है इंड्यूसर का भी लैक ओपेरॉन शट डाउन है, और सेकंड इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर जब लैक ओपेरॉन वर्क कर रहा है. ओपेरॉन इज अ जनरल फॉर एवरी जीन, हर जीन का अपना ओपेरॉन है. लैक वर्ड यूज हुआ है क्योंकि ये लैक्टोज शुगर के लिए एंजाइम बनाने वाला ओपेरॉन है, तो इसलिए इसको लैक ओपेरॉन कहते हैं. इस तरह से और भी सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ओपेरॉन्स आर वर्किंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन्स इन आवर बॉडी. तो इसमें और हमेशा ओपेरॉन को बंद रखने के लिए भी एक जीन हमेशा कंटिन्यूसली एमआरएनए बनाता जा रहा है, रिप्रेसर. सो एमआरएनए रिप्रेसर बना रहा है ताकि, तो मतलब हमेशा एक प्रोडक्ट को नहीं भी बनाना है एंजाइम को, तो भी वो जीन का एक हिस्सा काम कर रहा है कि भाई तुम मत बन एंजाइम, तेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है. और अगर प्रोटीन डाइट किसी ने ली है तो प्रोटीन बनाना है एंजाइम, तो लैक ओपेरॉन प्रोटीन का उस कंसर्न्ड एपेरॉन ऑन हो जाएगा. डिपेंड्स, यहाँ पे शुगर का एग्जाम्पल है, वो किसी और का एग्जाम्पल होगा ओपेरॉन में. तो यहाँ पर रिप्रेसर एमआरएनए जो है ये बनेगा, ठीक है, सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम, कॉन्स्टिट्यूटिवली है, हर वक्त काम कर रहा है ताकि एक रिप्रेसर बने और ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाए. तो रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन. इससे ओपेरॉन के ये 3 जीन साइलेंट है, वो अपने एंजाइम्स नहीं बना रहे क्योंकि लैक्टोज इस बैक्टीरिया के मीडियम में नहीं है. ये सिंपलेस्ट है इकोलाई का ओपेरॉन समझना, इसलिए स्कूल लेवल में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. अदरवाइज इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन द हायर जेनेटिक्स. नेक्स्ट, नेगेटिव रेगुलेशन है ये, क्योंकि इसमें ऑफकोर्स द रिप्रेसर इज स्टॉपिंग दिस प्रोसेस. यहाँ पर जो रिप्रेसर एमआरएनए बन रहा है दैट इज गोइंग टू हैव, यहाँ पे लैक्टोज आ गया बीइंग एन इंड्यूसर, लैक्टोज उसके साथ अटैच हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा रिप्रेसर, तो ऑपरेटर पे बाइंडिंग नहीं होगी. सो डेफिनेटली द प्रोमोटर विल इंश्योर कि ये 3 जीन्स एक्सप्रेस हो, इनका लैक एमआरएनए तैयार है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा जो हाइड्रोलाइसिस करेगा, हेल्प करेगा. बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलाइज करेगा, इट इज़ गोइंग टू हेल्प द लैक्टोज टू वर्क, या लैक्टोज की वर्किंग के लिए होगा, उसका एलो फॉर्म कन्वर्जन करेगा विच इज़ मोर बेटर एंड टू डाइजेस्ट, तो वो हेल्प करेगा उसको बनाने में. परमिएज ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज इकोलाई अपने सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करेगा अंदर, तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी. एंड द थर्ड इज ट्रांस एसिटिलाइज, जो फर्दर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. सो दैट इज अबाउट द ट्रांसलेशन. So it is a metabolic, physiological or environmental conditions that regulate the expression of genes. Development and differentiation of embryo into adult organisms are also a result of coordinated regulation of expression of several sets of genes. Prokaryotes में control of the rate of transcription initiation is the predominant site for control of gene expression. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन को ही रेगुलेट किया जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉल एट अ गिवन प्रोमोटर इज इन टर्न regulated by interaction with accessory proteins which affects its ability to recognize start sites. So these regulatory proteins can both positively activate कर सकता है ओपेरॉन या negatively repressor. The accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequences termed operators. Operator region is adjacent to the promoter elements in most of the operon
and in most cases the sequence of the operator binds a repressor protein. Each operon has its specific operator and specific repressor. For example, LAC operator is present only in the LAC operon and it interacts specifically with LAC repressors only, so they are very very specific in their functions. ये किन दो साइंटिस्ट ने दिया था? By Jacob and Monod. They are the geneticists, right? So polycistronic structural gene का पैराग्राफ भी यहाँ पे इंक्लूड होगा. इससे पहले हम एक लाइन और पढ़ लें इसके बारे में. लैक ओपेरॉन हैज लैक रेफर टू लैक्टोज, अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें एक से ज़्यादा जीन्स काम कर रहे हैं. एक mRNA में मल्टीपल जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है, जिसको पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं, जो प्रोकैरियोट्स में होता है वर्क. यूकैरियोट्स में इट इज़ मोनोसिस्टोनिक. So polycystonic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory genes. Such arrangement is very common in bacteria and is referred to as operon. And lac operon है, tryptophan का operon है, trip operon, adenine का operon, histidine operon, valine operon. So like this. So in most other persons as well, the genes are present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathways. So lactose is a substrate for the enzyme beta galactosidase and it regulates switching on and off of the operon. Hence it is termed as inducer. A very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time. Otherwise lactose नहीं एंटर कर पाएगा सेल्स में, इसलिए थोड़ा सा उसकी परमेबिलिटी हमेशा रहती है ताकि वो पहुँचे और एज अ इंड्यूसर वो काम कर पाए. तभी वो अपने ओपेरॉन को ट्रिगर करेगा, तुम स्टार्ट हो जाओ, मैं मीडियम के पास मौजूद हूँ और मुझे आप एज अ फूड लो, बैक्टीरिया को बता रहा है. तो इसलिए उसकी एंट्री गेट और ओपन हो जाएगी, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी. द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम constitutively from the I gene, small I, right? And here repressor protein binds to the operator. ये हमने आपको वैसे उसमें बता दिया है, but in the presence of an inducer क्या होता है? लैक्टोज या उसका एलोलैक्टोज जो है, the repressor is inactivated by interaction with the inducer. So this allows RNA polymerase access to the promoter and transcription proceeds. So regulation of lac operon can also be visualized. इसको देखे जा सकता है as a regulation of enzyme synthesis by its own substrate. अपना ही अपने substrate ने खुद अपने enzyme को activate करा है इस operon के अंदर. हम इसके अंदर यही study कर रहे हैं. So glucose या galactose do not act as an inducer for lac operon. ठीक है? So can you think for how long the lac operon would be expressed in the presence of lactose? Till all the lactose is getting metabolized. So that is the reason इसको ना cannot act as inducers for lac, इसलिए वो allolactose की form में shift होता है और वो inducer होता है. So regulation of lac operon by repressor is referred to as negative regulation. Lac operon is under the control of positive regulation as well, but that is not in the course, but yes, both are possible, negative and positive regulation. Human Genome Project, it is a mega project of 13 years completed in 2003. So here what are the things? At least some places their DNA sequence should also be different, at least in some places अगर हम दो individuals के DNA को देखें. So these assumptions lead to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. HGP was called as a mega project. So imagine the magnitude and the requirement for the project if we simply determine the aim of the project, right? So the enormous amount of data expected to be generated also necessitated the use of high-speed computational devices for data storage and retrieval and analysis. So HGP was closely associated with the rapid development of a new era in biology, that is bioinformatics. So the reason is genetic engineering was possible, simple and fast determination of DNA sequences. एप्लीकेशंस ऑफ HGP हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं. इसका पहले हम गोल्स पढ़ेंगे एंड इसका
एप्लीकेशन भी, बट इससे पहले एक बार जल्दी से हम लोग एम को देखें, इसका एम क्या था. Approx human genome was estimated to have 3 into 10 to 9 base pair की assumption थी. And if the cost of sequencing एक पर बेस पेयर की $3 रखें तो एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी बहुत हाई थी. उसका $9 billion बन रहा था कॉस्ट. इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड इन टाइप फॉर्म इन बुक्स, अगर उसको बुक में टाइप करके लिखें तो ईच पेज ऑफ द बुक हैज, अगर 1000 लेटर्स और इवन बुक, each book contained 1000 pages, so 3300 such books would have been required to store the information of DNA sequence from a single human cell. तो इसीलिए क्या आया कंप्यूटेशन के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स. गोल्स ऑफ HGP, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं क्या HGP के. आइडेंटिफाई 20,000 to 2,500 genes in a human DNA, which is less, जितना expected था. Determine the sequence of the 3 billion chemical base pairs that make up the human DNA. Store this information in the database. Improve the tool for data analysis. Transfer related technologies to other sectors such as industries. और उसको address करना ethical, legal and social ELSI that may arise from the project. Who all were involved इस project में US Department of Energy and National Institute of Health. And then during the early years of HGP, Wellcome Trust UK became a major partner. Additional contribution came from Japan, France, Germany, China and others. Project complete हुआ 2003 में. Knowledge about the effects of DNA variation among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent thousands of disorders of human health through reflip technique. Applications क्या है HGP की? हेल्थ केयर, एनर्जी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशंस के लिए भी. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं learning about non-human organisms. DNA sequence can lead to understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in the healthcare, agriculture, energy production, environmental remediations. So many non-human model organisms such as bacteria, yeast, Sinorhabditis elegans, a free living non-pathogenic nematode worm है ये. Drosophila fruit fly, plants में rice, Arabidopsis etc. has also been sequenced. Methodology क्या use किया? 2 major approaches use किए. Expressed sequence tags and the other took the blind approach. ठीक है, that is simply sequencing the whole set of genome, contain all the coding and non-coding and later assigning different regions in the sequence with functions. A term referred to as sequence annotation. ये 2 methods use हुए हैं, EST and sequence annotations. For sequencing, total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments पहले of relatively smaller size. फिर DNA is a long polymer तो उसको technically तोड़ना पड़ेगा छोटे pieces में. ठीक है, and then restriction endonuclease यूज हुआ इसके अंदर, एक एंजाइम. when उसको क्लोन किया इन suitable वेक्टर्स के थ्रू. वेक्टर्स में उन्होंने 2 लिए, बैक एंड यैक, क्योंकि लॉन्ग साइज जीन थे ह्यूमंस के. तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जैसे वेक्टर्स लिए गए. ठीक है, एंड देन फाइनली वी ऑल्सो सी अदर मेथड्स. फेडरिक सैंगर के तो बहुत मेजर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है. ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग और अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स मेथड, जिसे हम कहते हैं प्रोटीनोमिक्स. देन रिवर्स जेनेटिक्स का यूज करके इन्होंने पता किया. सो सम ओवरलैपिंग रीजन्स आर प्रेजेंट. दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग. सो हियर finally all are computerized. You can see specialized computer based programs were developed for alignment of sequences. So these sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them. This required generation of overlapping fragments for sequencing.
ATGC को कलर्ड इमेजेस देकर कंप्यूटराइज प्रिंटिंग हुई है, एंड दैट इज़ वेरी इजी कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस से भी उसमें हेल्प होती है. दैट्स अ कंप्लीट टेक्निक जिसकी डिटेल वीडियोज हम बाद में जब क्लासेस होती हैं उसमें एक्सप्लेन करते हैं. सो अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेज वॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, सो स्पेशलाइज प्रोग्राम्स यूज हुए कंप्यूटर बेस्ड. Another challenging task was assigning the genetics and physical maps on the genome. तो ये आपको ध्यान रखना है. अच्छा, आफ्टर एनोटेशन ये असाइन करना टू ईच क्रोमोसोम्स उनका वर्क. Now sequence of chromosome 1 was completed only in May 2006. सबसे पहले लास्ट क्रोमोसोम सब हुआ है ये 24 में से, एंड 22 ऑटोसोम्स इन X5 to be sequenced. Then this was generated using information on polymorphism of restriction endonuclease. Polymorphism का मतलब होता है कि अगर कोई म्यूटेशन है किसी पॉपुलेशन में मोर देन 6% है तो उसको म्यूटेशन ना बोल के पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे. वो साइलेंट एक चेंज है टेक्निकली म्यूटेशन, बट वो साइलेंट है और पॉपुलेशन में वो अब आगे जनरेशन में वो बढ़ता जा रहा है. तो 6% पॉपुलेशन में अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न ऑल्टर्ड जेनेटिक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स यूज हुए हैं, यानी ये पॉलीमॉर्फिज्म जहां जहां दिख रहे हैं पूरे डीएनए सेगमेंट्स में वहां पर उसका स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ढूंढा गया उस एंजाइम को जो उसको कट करे, फिर उनकी लेंथ को चेक करे. एक इंसान के क्रोमोसोम में कितने पॉलीमॉर्फिज्म्स यूनिट्स दिख रही, कितनी लेंथ है उसकी, कितने 100 या मोर देन 100 बेस पेयर्स वो लेंथ स्ट्रेच हो रहा है, और 2 ह्यूमंस के बीच में वो हमेशा डिफर करेगा. तो इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस तैयार होता है. तो सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जिसको माइक्रोसैटेलाइट्स कहते हैं उसमें ही पॉलीमॉर्फिज्म होती है और उसको हम अलग अलग फ्रैगमेंट्स में तोड़ सकते हैं. उसी टेक्निक को हम रिफ्लिप कहते हैं. नेक्स्ट इज सेलिएंट फीचर्स क्या है. ह्यूमन जीनोम का सेलिएंट फीचर क्या है. ह्यूमन जीनोम कंटेन्स, as I said, this is 3164.7 million base pairs. Average gene consists of 3000 bases, but sizes vary greatly, with the largest known human gene being dystrophin, जिसका 2.4 million base है length. Total number of genes is estimated 30,000, much lower than the previous estimates of 80,000 to 1.4 lakh genes. Almost all 99.9% nucleotide bases are exactly same in all people. Functions are unknown for over 50% of the discovered genes abhi bhi. So less than 2% of the genome codes for proteins. Repetitive sequences makes up very large portion of the human genome. जिसे हम कहते हैं ना small segment repeats, tandem repeats. So repetitive sequences are stretches of DNA sequences that are repeated many times. Like suppose एक GAC है तो GAC वो रिपीट होता जा रहा है several time. हर इंसान के क्रोमोसोम में, मेरे आपके में ये अगर रिपीटेटिव है एज अ पॉलीमॉर्फिज्म तो इसका स्ट्रेच अलग है. किसी में ये 3 times रिपीट हो रहा है एक स्ट्रेच में, 3 रिपीट्स इन स्ट्रेच ऑफ हंड्रेड्स. किसी के अंदर ये सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ इन द स्ट्रेच ऑफ मे बी 10s ऐसे. सो बहुत ही वियर्ड हमने दिया इसको रैंडम एक एग्जाम्पल. सो रिपीटेटिव सीक्वेंसेज आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेज दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, समटाइम्स 100s to 1000 टाइम्स. सो दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस. वो कोड नहीं करते, इंट्रॉन्स हैं, बट दे शेड लाइफ ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिज्म, डायनामिक्स एंड एवोल्यूशन. इनका ये 3 में योगदान है कि कैसे हम लोग अपने पूर्वजों से बेटर होते जा रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं. क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स हैं 2968 और Y के अंदर सबसे कम है 231. साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस जहाँ पर स्निप्स हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स में म्यूटेशन है एक सिंगल बेस पेयर और वो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रेवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोम्स की लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग द ह्यूमन हिस्ट्री. सो एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस क्या होंगे एचजीपी के. इस enormous task will require the expertise and creativity of
tens of thousands of scientists from varied disciplines in both public and private sectors worldwide. So, one of the greatest impacts of having the HG sequence may well be enabling a radically new approach to biological research. So, इसमें हम देखते हैं researchers studies one or few genes at a time, while whole genome sequence, a new high throughput technologies, we can approach questions systematically and on a much broader scale. So they can study all the genes in a genome, for example, all the transcripts in a particular tissue or organ or a tumor, or how tens of thousands of genes and proteins work together इन इंटरकनेक्टेड मैनर में वो काम कर सकते हैं और एक तरह से एक कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हैं, जैसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रा ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, राइट. जैसे एक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक बैंड एक अच्छा सा सॉन्ग तैयार करता है, उस तरह से ये केमिकल ऑर्केस्ट्रा हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हमारे रीजंस पता कर सकता है. कैंसर ट्यूमर की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, वो उस पर साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं. डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हमारा लास्ट टॉपिक है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हमने बताया 99.9 सबका बेस पेयर सेम है. सो एज्यूमिंग कि 309 बेस पेयर्स, many base pair sequence would there be differences. So if these differences in a sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance, उसको अगर हम segregate कर पाए तो हम डीएनए को देखकर मैच करके पता लगा सकते हैं कि क्राइम सीन में और सस्पेक्ट्स क्या वो सेम थे कि नहीं, और पैटर्नल डिस्प्यूट्स. सो या अनफॉर्चुनेटली जो प्लेन क्रैश हुए या कोई मैसिव फायर एपिसोड्स हुए हैं रिसेंट इन दिल्ली एज वेल, तो उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफ़ी यूज़ होती है जब कंप्लीटली और पर्सन को पहचाना नहीं जा सकता ड्यू टू सीवियर बर्न. So sequencing the DNA every time would be a daunting and expensive task. So imagine trying to compare two sets of 306 base pairs. So DNA fingerprinting is very quick. ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है कंपेयर करने के लिए डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल. सब कुछ मैकेनाइज्ड है, मशीन्स में हो जाता है सब कुछ बहुत ही आराम से. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस, जिसे रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, बिकॉज इन दीज sequences a small stretch of DNA is repeated many times. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA. The main genome जो हमारे पूरे कंट्रोल रखता है उससे ये अलग दिखता है. इसका पीक जब हम DNA के सेंट्रीफ्यूगेशन ग्राफ देखते हैं तो उसमें ग्रेडियंट वाइज इसके ग्राफ अलग आते हैं, इसका पीक अलग आता है. So depending on, so this is different peaks during density gradient centrifugation. तो bulk DNA forms a major peak and other small peaks कौन रेफर करता है, सैटेलाइट DNA के छोटे peaks आते हैं. Depending on the base composition, AT rich है कि वो GC rich है, length of the segment कितना है, number of repetitive units कितने हैं. Satellite DNA is classified into many categories such as microsatellites and mini satellites. ये location wise और base pair wise classified है, right? So these sequences normally do not code for any proteins. ये proper detail single videos बनती हैं एक एक topics पर, सब topics of genetics. So उसमें इसकी explanation better होगी. यहाँ पे हम इसको one shot में read out कर रहे हैं. So these sequences normally do not code for any proteins, but they form a large portion of human genome. These sequences show high degree of polymorphism. हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सबसे ज़्यादा इसमें जीन सीक्वेंस में पॉइंट म्यूटेशंस हुई हैं और वो दिख रही हैं पॉपुलेशन में. एंड फॉर्म्स अ बेसिस, इसी के बेसिस पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं. सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म कहीं से भी मिल सकता है, from an individual show the same degree of polymorphism. They become a very useful identification tool in forensic applications. As the polymorphism are inheritable from parents to children, DNA fingerprinting is the basis of paternity testing in case of disputes and, as I said, accidental identifications. As polymorphism in DNA sequence is a basis of genetic mapping
of human genome as well of DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms. So polymorphism, variation at genetic levels, arise due to mutation, but it is more than 6%. Mutation is less than 1%, 0.1%. तो वो mutations होती हैं और इसको polymorphism कहते हैं. So new mutations may arise in an individual either in somatic cell में भी हो सकता है या फिर germ cells. Germ cells में होते हैं तो वो definitely next generation में जाते हैं. So if a germ cell mutation does not seriously impair, अगर वो harmful नहीं है, वो कोई भी impairment यानी कि problem नहीं create करता, वो silent mutation रहता है. So individual ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to the other members of population through sexual reproduction. तो धीरे धीरे वो population expansion में हो गया. तो एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन यानी उस एलील का जो वेरिएशन है हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस occurs in human population with a frequency greater than 0.01%. In simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at a high frequency, उसको DNA polymorphism कहते हैं, which लगभग 6% होता है. The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutation in these sequence may not have any immediate effect, क्योंकि वो वैसे भी साइलेंट जीन में म्यूटेशन हुआ है ना. तो साइलेंट जीन की म्यूटेशन वैसे भी हमारे बॉडी में कोई प्रोटीन बना नहीं रही थी, वो इंट्रॉन्स है, तो इसीलिए वो जस्ट हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन वो हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं कर रहा है. ये इसका मतलब है सिंपल वर्ड्स में. So that is what I've said here. The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutation in these sequences may not have any immediate impact in an individual's reproductive ability. So these mutations keeps on accumulating generation after generations and form one of the bases of variability या polymorphism. So ये modified है but introns में. There is a variety of different types of polymorphisms ranging from single nucleotide change to very large scale changes. So for evolution and speciation, इसके लिए polymorphism का बहुत important योगदान है. So we see here how it is done, the DNA technique fingerprinting. तो इसके लिए initially developed by Alec Jeffrey, he uses satellite DNA as a probe that shows very high degree of polymorphism, variable number of tandem repeats, VNTR कहते हैं इनको. ये variable numbers हैं क्योंकि हर क्रोमोसोम पर ये वेरिएबल है और दो इंडिविजुअल्स के भी क्रोमोसोम्स के मैच नहीं खाता है, तो इसीलिए ये VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट. टैंडम मीन्स स्मॉल शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स with mutation. So technique as used earlier involves Southern blot hybridization after the name of the scientist Southern, using radio labeled VNTRs as probes ताकि वो probe उनको identify करे specific sequences और वो हमें दिख जाए. सो इसमें स्टेप्स क्या क्या होंगे? सो इसके स्टेप्स एज हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने इसको बनाया हुआ है कि ये सेल है, इसमें से डीएनए आइसोलेट किया यूजिंग एंजाइम्स, फिर उसके फ्रैगमेंट किए फॉर्मेशन यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस किया उसमें, एंड देन ब्लॉटिंग ऑन नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन ताकि जेल का जो ये शीट है ये एज इट इज नाइट्रोसेलुलोज प्लेट पे आ जाए, उसका एज इट इज बैंड वाइज ट्रांसफर, उसको हम कहते हैं ब्लॉटिंग. उसको रखना पड़ता है ओवरनाइट इन अ सॉल्वेंट, इट्स अ टेक्निक. उसके बाद उसको हाइब्रिडाइजेशन में ले जाते हैं यूजिंग VNTR प्रोब्स. प्रोबिंग एक लेबल्ड होता है, इन्फ्लोरेसेंस लेबल्ड होता है वो, ताकि वो ग्लो करता है. ऑटो रेडियोग्राफी में जब एक्सरे डालते हैं तो फिल्म में वो ग्लो करते हैं जहाँ भी वो हाइब्रिडाइज हुआ है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड्स हैं तो ये हाइब्रिडाइज हो सकता है हमारे प्रोब के साथ. प्रोब्स कैसे होते हैं? वो SS सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, चाहे वो DNA हो चाहे RNA हो, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड छोटा न्यूक्लियोटाइड होता है ताकि, और वो लेबल्ड होता है, फ्लोरेसेंस लेबल्ड होता है. ठीक है, सो दिस इज देयर. तो VNTR किसको बिलोंग करता है? अगर क्वेश्चन आए, क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA referred to as mini satellites.
A small DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers. The copy number varies from chromosomes to chromosomes in an individual. Number of repeats show very high degree of polymorphism. As a result, size of the VNTR क्या vary करता है, कितना vary करेगा, 0.1 से 20 kb तक वैरी करेगा. सो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब ऑटो रेडियोग्राफ होगा जिसमें डिफरेंट बैंड्स दिखेंगे अलग अलग साइजेस के. दीज बैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल DNA. ये मेरे DNA और आपके DNA कभी सेम नहीं होंगे, किसी और के DNA के साथ भी मैच करें सेम नहीं होंगे. इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोनोजाइगोट. आइडेंटिकल ट्विन्स में सेम होंगे. Sensitivity of the technique has been increased by use of PCR. Consequently, DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. इसका application in determining population and genetic diversity उसमें भी हुआ है. So remember, determining population and genetic diversity. Different probes are used to generate DNA fingerprinting के लिए अलग अलग probes use होते हैं. सो हेयर दिस इज एनालिसिस कैसे हुआ है. ये पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं, NCERT का डायग्राम है एज इट इज. पैटर्नल क्रोमोसोम मैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 7 कंपेयर किया जा रहा है. यहाँ पर ये बच्चे का है जो सस्पेक्ट C और नंबर एंड देन दिस इज मतलब एक्सपेक्टेड चाइल्ड की किसका है. ये इंडिविजुअल A, ये इंडिविजुअल B, ये क्रोमोसोम 2 इनका कंपेयर है, 16 कंपेयर हो रहा है. सो वी कैन सी द बैंड्स ऑफ A एंड B विद C. ये लैडर्स हैं 1 to 12 DNA सीक्वेंस के अकॉर्डिंग. नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स के लैडर्स. तो लैडर वाइज किसका मैच कर रहा है, इट इज़ ईजिली अंडरस्टूड, राइट. सो नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स किससे मैच होते हैं, तो इससे पता चल जाता है DNA फ्रॉम क्राइम सीन C. सो हेयर ये तो DNA फॉर क्राइम सीन की वजह से है. सिमिलरली अच्छा ये जो मैं बता रही थी ये है एक इंडिविजुअल, बट इस इंडिविजुअल में भी 2 स्ट्रैंड्स क्यों है, एक इसको फादर से मिला एक मैटरनल से मिला क्रोमोसोम 7 पर, इसलिए वहाँ पे लिखा गया है. तो इस सेम तरीके से हम यहाँ पे सस्पेक्ट चाइल्ड भी ले सकते थे विद पेरेंट कॉम्बिनेशन, बट यहाँ पर इट इज़ द क्राइम सीन पे एंड द पर्सन इन द क्राइम सीन एंड देन द सस्पेक्ट्स. तो यहाँ पर आप देखो किससे मैच कर रहा है, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज़. सो दिस इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ DNA फिंगर प्रिंटिंग. सो डिफरेंट कॉपी नंबर ऑफ VNTR वी कैन सी हेयर. The same things we have written here which I have already told you. मैंने अभी अभी जो आपको बताया ये सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, जेल पे रिपीट होगा, राइट. एंड दिस इज लेट्स टॉक अबाउट द समरी पार्ट. समरी में हमारे पास काफ़ी सारे assertions बन रहे हैं. So genetic code is read again on the principle of complementarity by tRNA that acts as a adapter molecule. There are specific tRNAs for every amino acid. हमें याद रखना है. The DNA replicates semi-conservatively. The process is guided by whom? Complementary hydrogen bonding. So in bacteria, the transcribed mRNA is functional, hence can directly be translated into but eukaryotes में the gene is split. Next we talk about these we have discussed. मैंने देख लेती हूँ अगर कोई भी ऐसा लाइन. Transcription and translation are energetically very expensive process. There has to be tightly regulated. Regulation of transcription is the primary step for regulation of gene expression. Operon is regulated by amount of lactose in the medium where the bacteria are grown. So this regulation can also be viewed as regulation of enzyme synthesis by its substrate, right. Rest we have done here. DNA fingerprinting is a technique to find out variations in individuals of a population at DNA levels, right. So किस में ये help करेगा? It has an immense application in the field of forensic science, genetic biodiversity and evolutionary biology.